तो भाई ये वाली हेडिंग तो घर से डाल के लाए होगे आप लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो चलिए अब यहाँ पे जो इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट की। साथ ही बहुत समय पहले लोगों के पास ऐसा कुछ सवाल आया कि भाई आपके पास ये कोई एक ग्राफ है जो कि ये स्ट्रेट ग्राफ है, और x बराबर a और b के बीच में बाउंडेड एरिया उनको बतलाना था। तो उनके लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये, क्योंकि एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है और मेंसुरेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता ही होते हैं, उनकी मदद से आप एरिया पे बहुत ही आसानी से कमेंट कर पाइएगा भाई। ये एफ ए है और एफ बी है। तो ऐसे केस में मेंसुरेशन का फॉर्मूला बहुत सूट करेगा। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड विद ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो इस केस में जो एरिया कैलकुलेट करना था उसमें लोगों को दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने एरिया को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग दिस टेक्निक, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी एफ ए प्लस एफ बी इंटू हाइट का मतलब है बच्चे बी माइनस ए। हाइट का मतलब है बी माइनस ए। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया जाए साथ ही साथ कि भाई ऐसा कुछ ग्राफ है, यहां पे तो लीनियर था बट इस बार लीनियर ना होकर कुछ ऐसा ग्राफ है, और इस बार इस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है। ये फंक्शन है बच्चे y बराबर एफ एक्स। तो इस वाले केस में तो भाई लोगों को बहुत दिक्कत हुई, यहां पे एरिया आसानी से आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी स्टैंडर्ड रेडीमेड फॉर्मूला जो आप मेंसुरेशन में पढ़ते हैं वो नहीं लग रहे। यहां पे आप बाउंडेड एरिया आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सपोज आपने कोई भी एक कोई भी एक डिवाइस, कोई भी आपने एक मोटर बनाई, कोई व्हीकल मान लेते हैं, और उसमें मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बतलाता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बतलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आ रही भाई? तो अगर मैं कहूं कि आपने जो यहां पे व्हीकल बनाया है, मैं उसके मोशन को प्लॉट करूं तो ऐसा कुछ कर्व नजर आता है, लाइक वेलोसिटी वर्सेस टाइम की अगर प्लॉटिंग करें ऐसा कुछ कर्व आता है, देन यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है, यू डोंट नो इंटीग्रेशन, आपके पास ऐसा ग्राफ है, अब आपको एरिया निकालना है। तो लोगों ने तरकीब क्या निकाली, उन्होंने कहा यार ऐसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एनालिटिकल अप्रोच है, और ये डेरिवेशन इतना ज्यादा मतलब सूट करता है लोगों को कि इसी पे आईआईटी ने 2000 आई थिंक 10 या 11 में कभी उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन बना दिया, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे करते क्या है, तो लोगों ने एक स्ट्रिप बनाई, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, यहां पे एक स्ट्रिप बना लेते हैं, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अब उन्होंने कहा भैया ऐसा करते हैं, यहां से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल यहां बना लेते हैं। अच्छा, जो रिक्वायर्ड एरिया है अब उन्होंने इस रेक्टेंगल के दम पे निकालना शुरू किया, बीच में बिल्कुल मैं मिडिल पॉइंट मान लेता हूं a प्लस बी बाई। उन्होंने कहा इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया जाए और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया जाए भाई। ये काम तो कर सकते हैं, ये काम किया, क्या ऐसा करने से उनको वो एक्यूरेट एरिया मिलेगा? भाई इतना सेगमेंट तो छूट गया, इसमें स्टिल काफी एरर है।
उन्होंने फिर नई मैथ लगाई, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, इसमें और भी ज्यादा स्ट्रिप्स बढ़ा दो, मतलब इसको और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। नंबर ऑफ स्ट्रिप की संख्या कितनी कर दी? 4। अच्छा इस पे जब आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना रहे हो तो आपके पास अब एक रेक्टेंगल यहां पे नजर आएगा अगर आप बनाते हैं, ये एक नीचे वाला ऐसा रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल यहां नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल बच्चे यहां नजर आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल आपको ये नजर आ रहा है। अभी भी आपका इतना सेगमेंट छूट गया, यानी आप जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाएंगे एरिया की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये बात समझ आ रही बच्चे? जितने आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एरिया की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं वॉइस वगैरह। ठीक है, तो अब देखो भाई यहां पे अगर मैं एक स्ट्रिप की बात करता, थिकनेस ऑफ वन स्ट्रिप, मतलब जब आपके पास आपने एक डंडा बनाया तो दो बनी, सॉरी, जब आप दो स्ट्रिप बनाते तो एक एक की विड्थ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। 2 स्ट्रिप, अब हर एक की थिकनेस पता करनी है, तो थिकनेस होगी बी माइनस ए, आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, बी माइनस ए बाई क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो स्ट्रिप है तो हर एक की थिकनेस इतनी होगी, मतलब अगर मैं इंडिविजुअल स्ट्रिप की थिकनेस निकालता तो बच्चे आपको ये टोटल लेंथ निकालना पड़ता। ये मैंने दो स्ट्रिप जो बनाई हैं हर एक की थिकनेस निकाल रखी है। अच्छा अगर मैं 3 स्ट्रिप बनाऊं, जरा इस पर मैथ करके देखते हैं। ये दो स्ट्रिप में हर एक स्ट्रिप की थिकनेस है, यानी ये थिकनेस कितनी है, बी माइनस ए बाई टू, ये भी कितनी है बच्चे, बी माइनस ए बाई टू। अब देखो लाल, मैं यहां पे काम करता हूं, इस बार ग्राफ में मैं 3 स्ट्रिप बना देता हूं। अब ये देखना है कौन कौन साथी 3 बराबर हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। देखो भाई, अब अगर मैंने दो डंडे बनाए बीच में तो आपके पास 3 पार्टीशंस हो गए। तो बच्चे इस तरीके से देख सकते हैं इस बार एरिया की एक्यूरेसी और अच्छी हो गई। पिछली बार ज्यादा छूट रहा था, हमने दो बनाया था, इस बार कम छूट रहा है। तो मेरा यह कहना है कि हर एक स्ट्रिप की थिकनेस कितनी होगी। ये बताओ भाई, कितने बच्चे एप्टीट्यूड यूज करके बता सकते हैं? आप साथ साथ लिखते रहना, कितने बच्चे एप्टीट्यूड यूज करके बता सकते हैं, बताओ जी। हर एक थिकनेस, स्ट्रिप की थिकनेस कितनी होएगी? भाई मैं मान लेता हूं कि ये इसमें सोचना क्या लाल, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। मैं मान लेता हूं कि जो थिकनेस है वो टी है, क्या है, टी। तो टी टी टी, यानी ए में जब 3t जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बी। तो टी कितना आएगा, बी माइनस ए बाई 3। इंडिविजुअल की थिकनेस कितनी आ गई, बी माइनस ए बाई 3। बताओ जी, ये बात समझ आ रही है? यानी हर एक की विड्थ तुम्हें पता चल गई, बी माइनस ए बाई 3। ये बात अच्छे समझ आ रही है? अब देखो, जो पहले आपने यहां पे, मैं थोड़ा साफ सफाई से डायग्राम बना देता हूं। पहले वाले में केवल 2 शो करते हैं, पहले वाले में केवल 2 शो करते हैं, फिर मैं सारी बातें लिखूंगा, साथ साथ आप नोट करते रहना। तो यहां पे जो एरिया आया था वो ये आया था, मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल सेम ग्राफ दूसरे वाले केस में भी लिया। तो यहां पे जब दो स्ट्रिप बनी थी तो हर एक की थिकनेस बी माइनस ए बाई 2, 3 बनी तो इतनी थिकनेस हो गई भाई। अब बच्चे अगर 4 बनती तो 4 के केस में बी माइनस ए बाई कितना आता, 4 आता। अब बच्चे आप देख सकते हैं इस बार इतना एरिया छूट रहा है। अरे बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट एरिया किसमें मिला, इसमें, इसमें या इसमें, इसमें।
ये बात समझ आ रही है भाई? यहीं पे अगर आप एक स्ट्रिप इधर एक इधर बनाएंगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, कम एरिया छूटेगा, राइट? तो इसका मतलब जो एरिया है बच्चे, अच्छा यहां थिकनेस भी लिख लो आप साथ साथ। थिकनेस कितनी होगी हर एक स्ट्रिप की? b माइनस ए बाई 4। तो इसका मतलब जो एरिया है बच्चे, एरिया, एक्यूरेसी ऑफ एरिया, एक्यूरेसी ऑफ एरिया is directly proportional to number of strips, is directly proportional to number of strips. Accuracy of area is directly proportional to number of strips. अच्छा खूब स्ट्रिप बढ़ा दी जाए, 1 लाख 2 लाख कर दी जाए, तो क्या एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा? अच्छा इंफिनिटी स्ट्रिप कर दी जाए तो? बिल्कुल इंफिनिटी कर दिया तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा? तब भी थोड़ा बहुत तो छूटेगा ही। इसका मतलब कैलकुलस की लिमिटेशंस हैं भाई। बिल्कुल एक्यूरेट एरिया, 100 में 100% एक्यूरेट एरिया तो नहीं बतलाया जा सकता है। लिखा हुआ एक्यूरेसी ऑफ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्ट्रिप, बट कभी भी एग्जैक्ट एक्यूरेट एरिया नहीं बतलाया जा सकता है, क्योंकि इंफिनिटी के बाद अगर आप डबल इंफिनिटी कर देंगे तो एरिया और एक्यूरेट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही जी? इसको रब करूं मैं फास्ट? जल्दी जल्दी नोट करो, मेरे साथ साथ नोट करते रहो भाई। आदित्य, ये बात समझ आ रही लाल? अच्छा अब देखो, मैं ऐसे ही एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रिप को n कर देता हूं, और n करने के बाद हम इन्फिनिटी स्ट्रिप पे बहुत आराम से जा सकते हैं। n को ही क्या टेंड करवा देंगे? इन्फिनिटी। सबको ये बात समझ आ रही है? तो अब पहले मैं n स्ट्रिप्स बना लेता हूं बच्चे। तो भाई अब यहां पे n स्ट्रिप्स बनानी है। ये फर्स्ट स्ट्रिप, ये सेकेंड स्ट्रिप, देखो यहां नंबर करते चलते हैं। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, and in similar way this last one is nth strip। ऐसे मैंने बच्चे n स्ट्रिप बनाई। आप इस स्ट्रिप के बीच में नंबरिंग कर लेना, और साथ ही a के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है दैट इज f ऑफ a, और b के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है दैट इज f ऑफ b। बीच में बच्चे कहीं पे kth स्ट्रिप है, या rth मान लेते हैं। ये देखो बीच में कहीं rth स्ट्रिप है, r। क्या इस rth स्ट्रिप का एरिया रेक्टेंगल वाले फॉर्म में कोई बतला सकता है?
ये देखो भाई यहां मैं रेक्टेंगल्स बना देता हूं, ये देखो बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया छूट रहा है, बट छूट रहा है। क्या इसका कोई एरिया बतला सकता है? देखो भाई यहां पे एन स्ट्रिप है, तो जो थिकनेस होगी वो क्या होगी बच्चे? बी माइनस ए बाई, ये तो भाई सबको पता है। तो एरिया ऑफ आर एथ स्ट्रिप, एरिया ऑफ आर एथ स्ट्रिप लिखना है, एरिया ऑफ आर एथ स्ट्रिप लिखना है। देखो अगर फर्स्ट स्ट्रिप का कोई एरिया बोलता तो क्या बोलता मैं? फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया अगर कोई पूछता, मैं कहता भाई ये देखो यहां पे जो इसकी चौड़ाई हो तो बी माइनस ए बाई एन आएगी। अगर पहले स्ट्रिप की कोई बात करता तो पहले स्ट्रिप में बच्चे में क्या कहता कि भाई जो रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिख रहा है, जो हाइट वहां पे दिख रहा है, दैट इज एफ ऑफ ए, राइट। पहले स्ट्रिप के लिए बच्चे फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया कहे तो A1 मैंने मान लिया, ये होगा बच्चे एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए बाई एन। कोई समस्या? क्योंकि हर एक की चौड़ाई कितनी है? बी माइनस ए की एन है। अच्छा अगर मैं दूसरे स्ट्रिप की बात करूं तो दूसरे स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए बच्चे तुम्हें ये वाली हाइट चाहिए होगी। बोलो भाई चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? ये हाइट कैसे मिलेगी? पहले मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? टोटल यहां से यहां तक कितना है बच्चे? ए में कितना ऐड करेंगे? थिकनेस। थिकनेस ऐड करने से इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स नॉट है, फिर इस एक्स नॉट पे इसका आउटपुट देखेंगे एफ एक्स नॉट, दैट इज हाइट, राइट। दैट इज हाइट, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट इज हाइट, एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अच्छा ये एक्स नॉट कोई बतला सकता है? ये एक्स नॉट कोई बतला सकता है भाई? ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस यानी जो A2 एरिया आया मेरे बच्चे होगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, और बाहर आएगा बच्चे बी माइनस ए बाई एन। अच्छा कोई A3 बतला सकता है अब? यानी कितना ऐड करेंगे ए में? 2b माइनस ए बाई एन। थिकनेस दो बार ऐड होगी, समझ गए ना। यानी बच्चे A3 स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी ए प्लस 2 टाइम्स बी माइनस ए बाई एन। अब मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा अगर कोई ऐसे आर एथ स्ट्रिप की बात करे तो उसका एरिया ए आर होगा, होगा कि नहीं होगा? वो क्या होगा भाई सुनील बताओ? ए प्लस आर माइनस वन आएगा। जब फर्स्ट था तो यहां पे केवल ए आया था, टू था, टू माइनस वन हुआ, तभी बी माइनस ए बाई एन बचा। समझ गए? अरे भाई ये पूरी बात सभी लोग समझ रहे हैं? इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। ये देखो लाल, ये मैंने एरिया ऑफ विच स्ट्रिप? आर एथ स्ट्रिप फाइंड आउट कर लिया। इतनी बात आप नोट कर लीजिए भाई। जल्दी करो साथी। तो बच्चे अगर मैं सारे एन स्ट्रिप का एरिया निकालूं, सबका एडिशन निकालूं, तो क्या भाई उसे बहुत आराम से निकाल पाएंगे?
अब तो तुम्हें जनरल टर्म मिल गया ए आर। तो जो सारे स्ट्रिप का, ऑल एन स्ट्रिप का एरिया मीन्स 1 2 3 ये सब हमें कैलकुलेट करना है। क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ऑल एन स्ट्रिप्स that is simply A1 plus A2। ये बच्चे किसके बराबर होगा? सिग्मा ए आर, आर इक्वल टू 1 टू एन, राइट? सिग्मा ए आर, आर इक्वल टू 1 टू एन। कोई समस्या तो नहीं है? पूरी कहानी बढ़िया समझ आ रही भाई? यानी बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए आर, आर इक्वल्स 1 टू एन। दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वे, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, आर इक्वल टू 1 टू एन। और बच्चे यहां मल्टीप्लाई में चल रहा है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन क्या जो आप यहां से एरिया निकालेंगे, ये एन की वैल्यू 10 लाख 15 लाख करोड़ अरब कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे केस में क्या आपको एग्जैक्ट आपको वो फंक्शन वाला एरिया मिल जाएगा? नहीं, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए लिखो नो रिक्वायर्ड एरिया will be just equivalent, as a symbol, just equivalent to this limit as n goes to infinity। इन्फिनिटी पे बहुत थोड़ा सा पार्ट छूटेगा, आपने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कर दी हैं। ये बात समझ आ रही साथी? इनफाइनाइट स्ट्रिप का मतलब ये बिल्कुल डेंस हो गई है सारी स्ट्रिप, गैप नहीं इनमें। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस r माइनस 1 b माइनस a डिवाइडेड बाई n। लेकिन क्या 100% एक्यूरेट हो जाएगा? अभी भी एरर तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। ठीक है साथी, अभी भी भाई एरर थोड़ा बहुत तो रहने ही वाला है। तो लिखो बच्चे फटाफट। तो बोलना भाई कैलकुलस का तो ड्रॉबैक है, इसका मतलब ये तब बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा जब बहुत लार्ज स्केल पे एनालिसिस की जा रही है, थोड़ा बहुत छूटने से फर्क ना पड़ रहा हो। इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आप बढ़िया से फील कर पाए इसे। इसको मैं रब कर रहा हूं। वैसे यहां से अपना काम चलना शुरू हो जाएगा, बट इसको और अच्छे फॉर्म में बदलने की मैं कोशिश करता हूं। देखो बच्चे, मैं अब ये मान लेता हूं, अब ये रैंडम मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, कि जो b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन को मेरे बच्चे मैं 1 बाई एन मान लेता हूं। बस मैं एक इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहता हूं, इस वजह से कर रहा हूं। कोई समस्या तो नहीं है? b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन को क्या मान लिया? कैपिटल एन मान लिया। कोई समस्या?
तो बच्चे जो स्मॉल एन होएगा, जो बच्चे स्मॉल एन होएगा वो किसके बराबर होगा? एन इंटू बी माइनस ए। स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन इंटू बी माइनस ए के बराबर हो जाएगी। ये सारी वैल्यू जरा पुट करके देखते हैं। बच्चे सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन की जगह पर क्या आएगा? कैपिटल एन इंटू बी माइनस ए। कोई दिक्कत? अब बच्चे यहां पे एफ ऑफ ए प्लस एन की जगह पे कैपिटल एन बी माइनस ए लिखा हुआ है, तो बच्चे आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन लिखा हुआ है। बताओ लाल, इतनी बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसको अभी हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाले हैं, यानी सिग्मा, आपका काम वहां से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुक्स में लिखा होता मैं वहां इसको लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। यानी भाई सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन बी माइनस ए। कोई समस्या तो नहीं है? यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एफ ऑफ ए एन प्लस आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है? इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इस पूरी क्वांटिटी को कैपिटल आर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? तो एफ ऑफ आर बाई एन और 1 बाई एन का फॉर्मेट आ जाएगा। हमें यही चाहिए भाई, ये आर का फंक्शन है, बाकी सारे तो फिक्स है, बाकी सारे फिक्स है कि नहीं है? तो इस पूरे को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस केवल मैंने रिप्लेसमेंट कर रखा, भाई ये बी माइनस ए कोई फिक्स क्वांटिटी होगी, एन बहुत बड़ा है, उसी को मैंने 1 बाई एन मान लिया, तो कैपिटल एन की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। चलिए, इनफैक्ट जब स्मॉल एन इन्फिनिटी जाएगा, कैपिटल एन भी कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे ही जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, यहां पे जब आपने कैपिटल एन में बदला था, तो ये बात आपको यहां लिखना चाहिए, लिमिट कैपिटल एन भी कहां जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, लिमिट, भाई किसी भी लाल को दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं यहां तक? बस एक स्टेप और लिखेंगे तो हम फिर प्रॉपर अपने उस फॉर्मेट पे आ जाएंगे जो हमें याद रखना है। तो मैं उसका डेरिवेशन करवा रहा हूं बेसिकली, एक बार समझ के आप याद रखोगे बच्चे तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बच्चे, ये अब मैं लेट करने जा रहा हूं, लेट ए कैपिटल एन प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल आर। नाउ यू कैन सी, जब स्मॉल आर की वैल्यू 1 होएगी उस समय कैपिटल आर कितना होगा? स्मॉल ए एन। क्या होगा? स्मॉल ए इंटू कैपिटल एन। यानी ये लिमिट अब ऐसा बन जाएगा, लिमिट कैपिटल एन गोज टू इन्फिनिटी सिग्मा कैपिटल आर बराबर ए एन। बता बच्चे, ये बात समझ आ रही है? एफ ऑफ यहां पे कैपिटल आर और यहां पे एन आ चुका है, और बाहर क्या आ चुका बच्चे? 1 डिवाइडेड बाई एन। इतनी बात समझ आई जी? अच्छा, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल एन बी माइनस ए होगी, तब बताओ कैपिटल आर कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ। एन बी माइनस, ग्रेट। इतनी बात समझ आ गई बच्चे? तो ये अपना एग्जैक्ट फॉर्मेट हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी तुम्हारे पास कभी ऐसा फॉर्मेट लिखा हुआ नजर आए, कैसा फॉर्मेट? 1 बाई एन बाहर, एफ ऑफ आर बाई एन, कैपिटल आर इक्वल टू समथिंग टू समथिंग, समथिंग टू समथिंग। तो ये बेसिकली इस फंक्शन जो मैंने लिखा था फंक्शन, उसका एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया लिखा हुआ है। तो बच्चे ऐसे केस में ये बातें तुम्हें करनी है, 1 डिवाइडेड बाई एन को रिप्लेस कर देना है dx से। 1 बाई एन की जगह क्या रखना साथी? dx। ऐसा क्यों? dx का मतलब भी होता है बहुत छोटा, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाता है, यानी जब एक्स एफ माइनस एक्स आई बहुत छोटा होता है, उसी को तो dx लिखते हैं। तो 1 बाई एन बहुत छोटा है, क्योंकि n कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे, तो इसको हमने क्या लिख दिया? dx। वैसे आप फील करिए, क्या लिखा था? b माइनस ए बाई एन। जब n इन्फिनिटी पे जाएगा, b माइनस ए बाई एन कहां जाएगा? 0 पे जाएगा, उसी को dx लिख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है?
दीक्षांत की बात समझ आ रही भाई? अच्छा, जब आपका कैपिटल एन या स्मॉल एन इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ था? स्ट्रिप्स बहुत क्लोज आ रही थी। स्ट्रिप्स क्या हो रही थी? बहुत क्लोज आ रही थी। तो इसका मतलब टोटल एरिया लगभग आपको मिल रहा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे छूट रहा है। तो देखो बच्चे, आर बाई एन को किससे रिप्लेस करना है? आर बाई एन को मेरे बच्चे किससे रिप्लेस करना है? स्मॉल एक्स से। अच्छा, ये सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। अब तक आप कैसी वैल्यू को जोड़ रहे थे? डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू को, अलग अलग स्ट्रिप को जोड़ रहे थे। जब एन इन्फिनिटी पे जा रहा है तो स्ट्रिप बहुत क्लोज आ गई है। तो सिग्मा का मतलब जोड़ना और इंटीग्रेट करना मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। तो सिग्मा बच्चे किससे रिप्लेस हो जाएगा? इंटीग्रेशन से। ये सारे रिप्लेसमेंट समझ आ रहे हैं? अब देखो, सिग्मा की लोअर लिमिट कुछ लिखी हुई है, तो यहां पे इंटीग्रल की लोअर लिमिट आएगी और अपर लिमिट आएगी। जब भाई आप इंटीग्रेशन से रिप्लेस करो तो इंटीग्रेशन में आप कहीं से कहीं इंटीग्रेट कर रहे होगे, तो लोअर लिमिट आएगी और कौन सी लिमिट आएगी? अपर लिमिट। तो बच्चे ये लोअर लिमिट कैसे लिखते हैं? सिग्मा की लोअर लिमिट जो भी है उसमें से एन से डिवीजन करके लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी डाल दो। पूरी बात समझ आ रही बच्चे? और जो सिग्मा की अपर लिमिट है उसमें भी एन से डिवीजन करके लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी डाल दो। भाई कुछ कुछ बातें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी। यहां तक की बात समझ आ रही बच्चे? 1 मिनट, ये थोड़ा विजिबल नहीं, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं। कितनी बात हमने सीखी? अगर ऐसा फॉर्मेट है तो 1/n को dx से रिप्लेस करेंगे, r/n को x से रिप्लेस करेंगे, सिग्मा इंटीग्रेशन से रिप्लेस होगा। सिग्मा की लोअर और अपर लिमिट थी तो इंटीग्रेशन की भी लोअर और अपर लिमिट होएगी। इंटीग्रेशन सिग्मा में क्या अंतर होता है? एक डिस्क्रीट वैल्यू को जोड़ता है, एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को। इंटीग्रेशन मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप ऐड कर रहे हो, इंटीग्रेशन कहे तो कॉन्टिन्यूअस एडिशन, और सिग्मा कहे तो डिस्क्रीट एडिशन, राइट? तो लोअर लिमिट ऐसे निकालेंगे। अब बच्चे अपर लिमिट की बात और कर लेते हैं भाई, ये यहां से एडवांस में बहुत सारे सवाल दिखते हैं। तो देखो बच्चे, अपर लिमिट निकालने के लिए सिग्मा की बच्चे अपर लिमिट पे जाना है, कैपिटल एन से डिवाइड करना है, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लगा देना है। तो बच्चे ये वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल बी। पूरी बात समझ आई? तो इसका मतलब आपने सिग्मा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंटीग्रेशन में। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है बच्चे, यही आज के बाद हम याद रखेंगे। लिमिट लिमिट सभी लोग ध्यान दें, सिग्मा कैपिटल आर इक्वल्स ए एन टू बी एन माइनस वन एफ ऑफ कैपिटल आर बाई एन। अच्छा, यहां पे क्या वन से भी स्टार्ट होता है? कहीं से स्टार्ट हो। अब तो मुझे पता चल गया, जो सिग्मा की लोअर लिमिट होगी उसमें एन से डिवाइड करके एन गोज टू इन्फिनिटी डाल देना है, अपर लिमिट में भी एन से डिवाइड करके लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी डाल देना है। वही इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट हो जाएंगी। आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस करना है क्योंकि आर बाई एन ही वेरिएबल है। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? और 1/n को किससे रिप्लेस करना है? dx। तो बच्चे यहां पे 1/n, ये देखो मैंने भाई ये फंडामेंटल फॉर्मूला डिराइव कर दिया। दिस इज इक्विवेलेंट टू, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस इज इक्वल टू। बुक्स में लिखा होता है इक्वल टू, तभी मान लेंगे इक्वल टू है, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया छूट जाता है, ठीक है? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल स्मॉल a टू b f ऑफ x। यानी ऐसा लिखा गया, तुम्हारे दिमाग में ये भी पिक्चर बनना चाहिए। बनेगा लाल अब से? तो अब इंटीग्रेशन का जन्म हो चुका है। तुम्हें क्या समस्या है भाई? सुनील, कहीं कोई दिक्कत है लाल? दिक्कत है तो पूछो।
देखो अब हमें ये 12th बोर्ड के हिसाब से सब्जेक्टिव पेपर होता, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारा इंटीग्रेशन करवाते हैं, ठीक है, उसे हम सीखेंगे, लेकिन पहले अपने मुद्दे की बात अब मैं करने वाला हूं, कैसे सवाल आईआईटी तुमसे पूछता है बहुत ज्यादा। तो लिमिट्स में वो पार्ट आपका छूट गया था, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आप बच्चे एक डिब्बा बना लो इसी पे, मतलब ये पूरा एक पैक कर दो आप इस तरीके से, और इस पे एरो बना के लिख लो समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज as limit of sum, summation of infinite series, you can see this is summation of infinite series, यहां पे n goes to infinity लगा लो, summation of infinite series as limit of sum। आपके पास इनफाइनाइट सीरीज थी, उसको हमने लिमिट ऑफ सम बना लिया, राइट। या लिमिट ऑफ समेशन एज इंटीग्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो यहां पे लिमिट ऑफ समेशन, लिमिट ऑफ देखो यार, रैंक 10 15 20 25 100 150 कम हो जाए, लेकिन चीजों को थोड़ा सा फील करना चाहिए, वो जरूरी होता है। तो यहां पे मतलब ऐसा आप काफी हद तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। तो बच्चे एक बहुत छोटे से सवाल से मैं स्टार्टिंग करता हूं। तुमसे ये सवाल पूछा गया भाई, ये सॉल्व करना है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। कैसे ऐसे सवालों को आप पहचानेंगे पहले वो देख लेते हैं। 1/n ई रेस टू दी पावर 2/n प्लस डॉट 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 ई रेस टू दी पावर n/n अपॉन n, ये लिमिट निकालना है, ये लिमिट बच्चे कैलकुलेट करना है। तो आप मुद्दे की बात पे कैसे पहुंच जाओगे। अभी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह स्टार्ट नहीं करी, अभी आज की क्लास और अगली थोड़ी बहुत क्लास इसी पे जाएगी। तो यहाँ पे कैसे आप ऑब्जर्वेशन अपना, मतलब कैसे आप फील करेंगे, आपका मन करेगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई पे पावर 1/n, ई पे पावर 1/n किया मतलब 1/infinity को जीरो पे जा रहे हैं, ई पे पावर टेंडिंग टू जीरो, ई पे पावर टेंडिंग टू जीरो है जब 1/infinity करते हैं, मतलब ई पे 0.0000001 पावर लग रहा है, तो सब वन से थोड़े बड़े बड़े से नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, वन से थोड़े बड़े बड़े से नंबर आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू फिर ऐड करेंगे, तो वो n होगा कि n से कितना बड़ा होगा वो बता नहीं सकते, तो n क्योंकि वन से थोड़ा बड़ा आ रहा है, अगर मैं वन पॉजिटिव को इनफाइनाइट बार ऐड करूं तो क्या आएगा हम नहीं बता सकते उसके बारे में, मतलब इन्फिनिटी से बड़ा आएगा लेकिन कितना बड़ा आएगा वो नहीं बता सकते हैं। ये बात समझ आ रही है, यहां कंफ्यूजन हो गया। आप ये नहीं कहते हर एक की वैल्यू 111 रख के फिर कैलकुलेट कर दिया n बार, गलती समझ आ रही ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वन के आसपास जा रही है, जब इसमें आप n से डिवाइड करते हैं तो 1/infinity जीरो पॉजिटिव, अब जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी बार ऐड कर रहे हो, तो जीरो पॉजिटिव को इन्फिनिटी बार ऐड करके आप जीरो नहीं बोल सकते हो। 0.001 को कितनी बार ऐड किया गया, इनफाइनाइट बार, कुछ बड़ा सा नंबर हो सकता है वो, वी कैन नॉट कमेंट, मतलब यहाँ पे डाउट हो रहे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा वाले फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिमिट सिग्मा ई रेस टू दी पावर r अपॉन n, r इक्वल्स 1 टू स्मॉल n, और बच्चे होल डिवीजन में क्या रहा 1/n, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे।
बताओ भाई दीक्षांत, कोई समस्या? अब बच्चे 1/n तो dx से रिप्लेस होगा सिग्मा इंटीग्रेशन से। देखो भाई इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बताओ क्या होगी? सिग्मा की लोअर लिमिट में n से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? तो 1/n, n गोज टू इन्फिनिटी कहे तो शून्य, जीरो। अपर लिमिट कितना है? n। इसमें n से डिवाइड कर दिया तो 1। r/n क्या होएगा बच्चे? x। 1/n क्या होएगा? dx। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना। इतना तो डेफिनेट आपको पता है कि भाई ये e पे पावर x और लिमिट क्या लगी बच्चे? 0 से। इतना पार्ट आपको फंडामेंटल्स में 11th में पढ़ाया जा चुका है, हालांकि इस पे भी हम आएंगे, बट ये बात आप समझ सकते हैं। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? e-1। r/n को x से रिप्लेस करना, f ऑफ r/n है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली रिप्लेस r डिवाइडेड बाई n बाई x और 1/n को dx से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल करें। लिमिट n goes to infinity 1 divided by square root of n square plus 1 square plus 1 divided by plus 1 divided by under root 2n स्क्वायर। बच्चे ये आपको कैलकुलेट करना है, ये शायद जेई का पूछा हुआ सवाल है। बताओ लाल, यहां पे कितना आएगा? तो सबसे पहले इस सवाल में क्या लगाएंगे? सिग्मा नोटेशन। सो यू कैन सिंपली राइट दिस प्रॉब्लम इन दिस वे, लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी और सिग्मा r इक्वल्स 1 टू n, क्योंकि आप लास्ट वाले को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हो, राइट? क्या लिख सकते हो इसको बच्चे? n स्क्वायर प्लस, तो साथ ही यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दिस लिमिट, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं जी? तो बच्चे अब आप यहां पे पहले r बाई एन का टर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? r बाई एन, और 1/n अलग से बाहर होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए लाल बताओ? n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, ये साथी बतला रहे हैं। 1 टू n, और यहाँ पे n इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो बच्चे n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1/n आएगा, और लाल यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा मेरे बच्चे। अब सिग्मा को रिप्लेस कर देना किससे? इंटीग्रेशन से। तो भाई अपनी मैथमेटिकल सूझबूझ यही कहती है 0 से 1 होएगा बच्चे यहाँ पे, और dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई समस्या? बताओ भाई किसका इंटीग्रेशन होता है ये? ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस, एंड यू हैव टू फाइनली पुट लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। तो बच्चे आप जब 1 पुट करेंगे तो ln 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 0। सिंपली ln 2 इज राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? ln 2 हो गया लाल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनील कहीं समस्या? हाँ भाई 1 पुट करेंगे 1 प्लस रूट 2 होगा। इसको सही कर लो लाल। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ln 1 0 हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 होगा। चलो अब ठीक है।
जल्दी नोट करो भाई। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके लिए है, तो मैं बना बनाया सिग्मा फॉर्मेट यहां पे लिख देता हूं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। कई बार आपको सिग्मा फॉर्म बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई आपको जो बेसिक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन वो करने पड़ जाते हैं। तो सिग्मा 2n सॉरी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस एन आर प्लस आर स्क्वायर। कई बार आपको जनरल फॉर्मेट जो जनरल टर्म बनाना पड़ता है। आर इक्वल टू 2n to 4n, got it? R equal to 2n to 4n। जस्ट 1 मिनट, या ऐसे लिखो R इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, ठीक है। R इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, ये बच्चे तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। इस बार हो पाएगा ये? आप क्या करिएगा बताइए भाई, पहले n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, यानी ये सारे सवाल एक हिसाब से आप देखें तो वही वाले सवाल हुए कि इन्होंने स्ट्रिप ले लेके सवाल बना रखे हैं। या फील कर पा रहे हो ना, स्ट्रिप ले लेके सवाल बना रखे हैं। अभी आपने लिमिट का यूज तो नहीं किया होगा ना, कि कर दिया? आप लिमिट बदल दो यार, अच्छा लगेगा। ये डेटा सही, कोई दिक्कत नहीं है। 2n2 ऐसे लिख लो, 4n माइनस 1। कुछ याद आ रहा है किस बेसिस पे लिखा गया ये? अरे भाई कैपिटल Na से nb माइनस 1 ही तो लिखा था हमने। चलिए ये वाला कर दीजिए। तो फटाफट से लिख दिया जाए जी। तो देखो बच्चे, आप n स्क्वायर बाहर निकाल लो, सारी बातें यहां मैं करके लिख देता हूं। सबसे पहले दीक्षांत बताएगा। बताओ भाई इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होगी बच्चे? इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होगी? 2। कितने लोग भाई दीक्षांत की बात से सहमत हैं कि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट तो 2 ही होगी? कैसे निकाला? सिग्मा की लोअर n से डिवाइड कर दिया पहले, फिर n भेज दिया इन्फिनिटी पे। सबको समझ आ रही जी? यहां पे 2, अपर लिमिट कितनी होगी बच्चे? कोई समस्या तो नहीं जी? n स्क्वायर बाहर निकाला,
बच्चों सब बाहर निकाल के आप कर लो, यानी 2dx 1/n को dx लिखा, डिवीजन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ लाल, ये बात समझ पाए? अब तुम्हें चुपचाप से ये कर देना है इंटीग्रेट, और तुम तो यार चंट बच्चे हो, कर दोगे इंटीग्रेट इसे। तो बताओ अगर चंट हो तो क्या होगा इंटीग्रेशन? इतना समय, अरे भाव खा रहे हो अब। इतना इंडेफिनिट में मेहनत थोड़ी ना से किया, अब तक तो आंसर लिखा होना चाहिए था। तो भाई ये अंडर रूट क्या बनेगा बच्चे? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। बताओ भाई ये बात समझ आ रही है? तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x प्लस, तो यहां पे क्या बनेगा? ln x की जगह पे क्या है? x प्लस 1/, प्लस रूट अंडर क्या आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस, यानी यही वाली क्वांटिटी आ जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ भाई सुनील, बाहर 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चे, लिमिट क्या लगेगी? तो पहले आप यहां पे 4 पुट कर दो, तो बच्चे जैसे ही आप यहां 4 पुट करेंगे, 2 टाइम्स 4 पुट किया लाल, तो 9/2 16 4 21 21, यानी बच्चे ln 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 21 माइनस, अब मैं 2 पुट करने जा रहा हूं, तो ln 5/2 प्लस √7। अब भाई log a माइनस log b का मन करे खूबसूरत सा फॉर्मूला यूज कर लो, तो 2 ln, ये फाइनल आंसर बच्चे 9 प्लस 2 √21 डिवीजन में 5 प्लस 2 √7। तो साथ ही आज की क्लास यहां पे समाप्त होती है। आज के लिए भाई इतना ही, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। कोई समस्या?